हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की यूनिट 4 कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। तो हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक अप्रोचेस, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। ठीक है। इसके बाद हमने कवर किया था कि कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हैं हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है नेशनलिज्म। आज हम नेशनलिज्म को कवर करेंगे अपनी इस क्लास में। तो हम नेशनलिज्म के बारे में क्या सब कवर करेंगे इस क्लास में आखिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के प्रकार कितने होते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। ठीक है। तो राष्ट्रवाद के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम देखेंगे की थिंकर्स, नेशनलिज्म से रिलेटेड जितने भी की थिंकर्स हैं, इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, वो सब हम देखेंगे। उनकी क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, बुक हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर क्लासेस आपको मिल सके। ठीक है। और आप हम जो हैं यूनिट 9 जो कि आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये हमारी पूरी यूनिट कवर हो चुकी है। अगर आप नए हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा यूनिट 4 चल रहा है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली हैं। कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, राष्ट्रवाद का सिंपल सा मतलब है राष्ट्र प्रेम की भावना। जब आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, ठीक है, अपने राष्ट्र को अन्य से श्रेष्ठ बनाने की जब आपके अंदर भावना होती है तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। आप एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्र राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। ठीक है। राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। राष्ट्र जो होता है ये एक मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक विचार होता है। ठीक है। जब आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, आप एक मन के लेवल से उससे जुड़ते हैं, भावनात्मक रूप से आप अपने राष्ट्र से जुड़ते हैं। ठीक है। तो वो राष्ट्र कहलाता है। तो राष्ट्र जो है एक भावनात्मक विचार है, मनोवैज्ञानिक विचार है। ठीक है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है। जबकि राज्य क्या होता है। देखिए, राज्य जो होता है एक पॉलिटिकल, आप मान सकते हो कि एक पॉलिटिकल विचार है। राज्य जो होता है एक कानूनी विचार है। ठीक है। तो हम ये सारा हिंदी का कंटेंट देखेंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए देखिए फ्रेंड, जो नेशनलिज्म ये वर्ड है ना, सबसे पहले इसका यूज़ किया था गॉटफ्रीड हर्डर ने। ठीक है। ये नाम आप याद रखेंगे। जो मैं बताऊँ ना कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप कोशिश करना उसको लर्न करने की। ठीक है। और उसी पर फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। ठीक है। तो जो नेशनलिज्म वर्ड है, ये सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया था, गॉटफ्रीड हर्डर ने किया था। ठीक है। गॉटफ्रीड हर्डर की एक बहुत ही फेमस बुक है ट्रीटाइज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, जो कि 1772 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। तो द टर्म नेशनलिज्म फर्स्टली यूज्ड बाय हर्डर टू रेफरिंग कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल। तो हर्डर ने नेशनलिज्म वर्ड टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज थी। ठीक है। ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने नेशनलिज्म वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था हर्डर ने। ठीक है। बस आपके लिए यहाँ पर याद रखने के लिए इतना है कि गॉटफ्रीड हर्डर की ये बुक का नाम ट्रीटाइज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, और गॉटफ्रीड हर्डर ने ही सबसे पहले नेशनलिज्म टर्म का यूज़ किया था। ठीक है। देखिए, आप साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलें।
ठीक है। देखिए, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है उसके प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले है आपका पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ठीक है, तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म जो है यहाँ पर क्या याद रखना है हमको, रूसो। रूसो जो है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म कौन है, तो वो आपके रूसो हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है आपका, ये मॉडर्न नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो रूसो थे फ्रेंड्स, रूसो ने यहाँ पर एक आइडिया दिया था, पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, तो रूसो का ये आइडिया आप याद रखेंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो आइडिया है ये किससे जुड़ा हुआ है, किसने दिया था, तो ये रूसो ने दिया था। ठीक है, तो जब हम थिंकर्स पढ़ते हैं ना, तो तब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलर सॉवरेनिटी का रूसो का क्या विचार था। पूरा डिटेल में वहाँ पर हम रूसो को पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ हम वेस्टर्न थिंकर्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर बस आप इतना याद रखना कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया है वो रूसो ने दिया था। ठीक है, तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म को मॉडर्न नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। तो मॉडर्न नेशनलिज्म इमर्ज्ड थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, इसका जो उदय है वो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ था। बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है पॉलिटिकल नेशनलिज्म के बारे में। फिर दूसरा है आपका कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म जो है आपका, इसको प्रोपाउंड किया था हर्डर ने, गॉटफ्रेड हर्डर। जो नाम हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, कौन सा, ये देखिए, जो हर्डर यही है, हर्डर, जो कि आपके जिन्होंने नेशनलिज्म टर्म को कॉइंड किया था, सबसे पहले यूज़ किया था, तो यही है हर्डर। तो ये हर्डर को जो है फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म किसे कहा जाता है, तो हर्डर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, गॉटफ्रेड हर्डर नॉन एज फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर्डर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बुक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि 1774 में पब्लिश हुई थी। तो ये आपको इनकी बुक याद रखनी है। एक बुक अभी हमने ऊपर देखी थी और दूसरी बुक हर्डर की यहाँ पर है। ठीक है, आप नोट कर लेना। तो कल्चरल नेशनलिज्म बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक शेयर्ड कल्चर होता है। शेयर्ड कल्चर का मतलब ये है कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन धर्म। ठीक है, एक मतलब शेयर्ड कल्चर, जब हम अपने कल्चर को किसी के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कल्चर होता है, बस आपको यही याद रखना है। तो प्रीवियस ईयर में तो आपसे यही पूछा गया था कि फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कौन है, तो गॉटफ्रेड हर्डर है। आप इनकी ये दो बुक भी याद रख लेना। ठीक है, तीसरा टाइप है नेशनलिज्म का, एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक का मतलब होता है जातीयता। एथनिक वर्ड जो है वो जाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो एथनिक नेशनलिज्म जो है, इन विच नेशन एंड नेशनलिटी आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी। तो एथनिक नेशनलिज्म में नेशन और नेशनलिटी को किसके संदर्भ में डिफाइन किया जाता है, एथनिसिटी, जातीयता के संदर्भ में राष्ट्र को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो एथनिक नेशनलिज्म की सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल थीम यहाँ पर ये है कि नेशंस आर डिफाइंड बाय ए शेयर्ड हेरिटेज, ए कॉमन फेथ एंड ए एथनिक एंसेस्ट्री। जो राष्ट्र होता है, उसको डिफाइन किया जाता है एक शेयर्ड हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत। एक यहाँ पर शेयर्ड विरासत होती है। ठीक है, कॉमन फेथ, यानी कि एक समान चीज़ों को मानने वाले, एक समान कल्चर को मानने वाले लोग होते हैं। और एक एथनिक एंसेस्ट्री होती है। एंसेस्ट्री मीन्स होता है पूर्वज। ठीक है, तो एक जातीयता जो है उन्हें पूर्वजों से मिली होती है। ठीक है, तो एथनिक नेशनलिज्म की ये सेंट्रल थीम है। बेसिकली ये जातीयता पर आधारित होता है, आप इसको बस इतना याद रखना। ठीक है, तो एंटोनी डी स्मिथ uses the term ethnic nationalism for non-Western concepts of nationalism as opposed to Western views of a nation defined by its geographical territory। तो एंटोनी डी स्मिथ ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है। ठीक है, किसकी आलोचना की है, यहाँ पर जो वेस्टर्न व्यू है, वेस्टर्न कंट्री है ना, उनकी आलोचना की है। क्यों आलोचना की है, देखिए, एंटोनी डी स्मिथ यूजेस द टर्म एथनिक नेशनलिज्म। इन्होंने एथनिक नेशनलिज्म टर्म को यूज़ किया किस लिए, फॉर नॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। नॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कौन होगा, जो कि यूरोप से रिलेटेड कंट्री नहीं है। ठीक है, जो कि यूरोपियन नेशनलिज्म है,
उससे जो अलग नेशनलिज्म है, लाइक एशियन अफ्रीकन नेशनलिज्म जो है, ठीक है, तो इन्होंने जो नॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है एज अपोज्ड टू वेस्टर्न व्यूज़, इन्होंने जो वेस्टर्न व्यूज़ है उसको अपोज्ड किया है, उसकी आलोचना की है ऑफ ए नेशन। क्यों? क्योंकि जो आपका वेस्टर्न नेशनलिज्म है, यूरोप का नेशनलिज्म है, वो राष्ट्रवाद को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के रूप में डिफाइन करता है, ठीक है, कि कोई कंट्री है उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब क्या होता है, उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ठीक है, इसीलिए एंटोनी डी स्मिथ ने उसकी आलोचना की है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो एथनिक नेशनलिज्म है ये आपका कंजर्वेटिव नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। तो एथनिक नेशनलिज्म जो कि जातीय से आधारित है, यहाँ पर एक कल्चरल यूनिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर सेम कल्चर पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर नहीं होंगे क्योंकि एक ही समान जाति के लोग होंगे, एक ही जो कल्चर को मान रहे हैं, ठीक है, एक ही फेथ होगी उनकी, तो वो यहाँ पर कल्चरल यूनिटी होगी, ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी होगी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए चौथा टाइप है, चौथा नेशनलिज्म का प्रकार है आपका सिविक नेशनलिज्म। सिविक नेशनलिज्म को लिबरल नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। द क्लासिक फॉर्म ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, जो सिविक नेशनलिज्म है वो यूरोपियन लिबरलिज्म, यूरोपियन नेशनलिज्म का ही एक प्रकार है। इसके जो की सपोर्टर हैं बेसिकली वो हैं वुडरो विल्सन और मैजिनी, ठीक है, सिविक नेशनलिज्म के की सपोर्टर। इसकी कोर थीम क्या है? कोर थीम है सिविक नेशनलिज्म की नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो राष्ट्र है वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म फोकस ऑन फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशन। जो लिबरल नेशनलिज्म है, उदारवादी राष्ट्रवाद है, वो फोकस करता है अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता पर और आत्मनिर्भरता पर, ठीक है। सो इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इंटरनेशनलिज्म, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद से जुड़ा हुआ विचार है, ठीक है। जो कि जो आपका सिविक नेशनलिज्म है या फिर एक उदारवादी राष्ट्रवाद है, ये सिक्योर करता है पीसफुल एंड स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर को, ठीक है, ये शांतिपूर्ण और एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर को सिक्योर करता है। और जो आपका यहाँ उदारवादी राष्ट्रवाद होगा उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। हमने अभी पहले क्या देखा था कि कल्चरल यूनिटी थी, ठीक है, एक समान कल्चर को मानने वाले लोग थे, लेकिन जो आपका उदारवादी राष्ट्रवाद होता है यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न धर्म को जो मानते हैं, ठीक है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद में कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये हो गया हमारा सिविक नेशनलिज्म। पांचवा है आपका एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म को बोला जाता है विस्तारवादी राष्ट्रवाद। ये बेसिकली एग्रेसिव, मिलिट्रिलिस्टिक और एक्सपेंशनिस्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो जो आपका विस्तारवादी राष्ट्रवाद है ये एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है कि क्रोध करना या हिंसा करना, ठीक है। मिलिट्रिलिस्टिक कि अपनी सेना को यूज़ करना, ठीक है, शक्ति का यूज़ करना अपना। तो जो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है ये विस्तार पर बल देता है, ये अपने राष्ट्र को, राष्ट्र की सीमाओं को हमेशा बढ़ाना चाहता है अपनी पावर का यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो है, जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है, ये 19th सेंचुरी में यूरोप में जो है इसका उदय होता है, ठीक है, इमर्ज्ड होता है। किस लिए? देखिए, इंडल्ज द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या था कि अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाने के लिए यूरोपियन कंट्री में एक कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाएगा, ठीक है। तो ये विस्तारवादी राष्ट्रवाद बताया ना कि अपनी राष्ट्र की सीमाओं को हमेशा विस्तार करना चाहता है, ठीक है, और उसके लिए अपनी पावर का यूज़ करता है, मिलिट्री का यूज़ करता है, एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेस्ड है, बस आप इसको याद रखना कि प्लेस इन द सन, जहाँ पर सूर्य उगता है यार, ठीक है, तो इस पर ये बेस्ड है। इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद जिंगोइज्म। इन टर्म को आप याद रखेंगे, जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है यहाँ पर जो दो टर्म हैं, जिंगोइज्म और चौविनिज्म, ठीक है, ये इस पर भी आधारित है। तो जिंगोइज्म जो ये टर्म है ये बेसिकली ये बोलती है कि जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो कंट्री हैं, ठीक है, उनका जो विकास हुआ है, उन्होंने हमेशा से विकासशील या फिर जो एशिया और अफ्रीका की कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका की कंट्री है, उनका हमेशा शोषण किया है, ठीक है। तो जिंगोइज्म वर्ड यही डिफाइन करता है, बस आप इसको याद रखेंगे। ये वर्ड जो है विस्तारवादी राष्ट्रवाद से रिलेटेड है, ठीक है। ये चौविनिज्म वर्ड जो है इसको निकोलस चौविन ने कॉइंड किया था,
ठीक है। निकोलस चौविन ने इसको कॉइंड किया था। तो चौविनिज्म प्रजातीय राष्ट्रवाद का आधार रखा। जो निकोलस चौविन है ना, इन्होंने ही प्रजातीय राष्ट्रवाद का आधार रखा था। बस आप इसको इतना याद रखेंगे। ये हो गया हमारा विस्तारवादी राष्ट्रवाद। देखिए, जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है, दिस टाइप ऑफ नेशनलिज्म आर्ग्यू, जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है, ठीक है, ये किस चीज़ में बिलीव करता है? ये इस चीज़ में बिलीव करता है कि कुछ राष्ट्र जो होते हैं वो रूल करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, और जो दूसरे राष्ट्र हैं वो उन्होंने शासित होने के लिए ही जन्म लिया है, ठीक है। कुछ राष्ट्र रूल करेंगे और कुछ हमेशा शासित होंगे। तो जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है वो यही मानता है, ठीक है। हिटलर इससे जुड़े हुए हैं। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, मीन कैंप, ठीक है। हिटलर ने जर्मनी में, आपको पता ही होगा, हिटलर के बारे में सबने सुना है, तो आप याद रखना हिटलर किससे जुड़े हैं? विस्तारवादी राष्ट्रवाद से, क्योंकि ये भी हमेशा विस्तारवादी दृष्टिकोण था इनका, ठीक है। 1925 में ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मीन कैंप, हिटलर की, ठीक है। छठा है आपका इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म। इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म जो है, इस टर्म को कोइंड किया है चार्ल्स मॉरस ने, ठीक है। MAURRAS, ये आर है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज आर। तो जो इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म है, इसको किसने कॉइंड किया था? चार्ल्स मॉरस ने इसको कॉइंड किया था। इसमें इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म में ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि द नेशन इज एवरीथिंग, कि नेशन ही सब कुछ है, ठीक है, एंड इंडिविजुअल इज नथिंग। जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है ना, अगर वो अकेला है वो कुछ भी नहीं है। अगर ये सारे व्यक्ति मिलकर राष्ट्र को बना रहे हैं, ठीक है, नेशन को बना रहे हैं, तो नेशन ही सब कुछ है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म बेसिकली यही मानता है कि नेशन इज एवरीथिंग, इंडिविजुअल इज नथिंग। सातवां है आपका पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म इमर्ज्ड होता है 20th सेंचुरी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है। इसकी कोर थीम क्या है? नेशनल लिबरेशन। तो जो पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म है ये इमर्ज्ड होता है एशियन और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशियन और अफ्रीकन कंट्री में ये, सॉरी कॉन्टिनेंट में ये इमर्ज्ड होता है, उदय होता है, ठीक है। कैसे? आपको पता, पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या है? पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है कि पहले हम जो है उपनिवेश थे किसके? ब्रिटेन के, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए स्वतंत्रता के लिए, तो जब हम आज़ाद हो गए तो हम पोस्ट कॉलोनियल हो गए उपनिवेशवाद के बाद, ठीक है। देखिए, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, श्रीलंका भी 1948 में, तभी जो है उसको भी फ्रीडम मिली थी, ठीक है। चाइना 1949 में हुआ था। ये सारी कंट्री पहले उपनिवेश थी, ठीक है। इंडोनेशिया 1949 में हुआ था। तो ये है आपका पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म, जो कि 20th सेंचुरी में इमर्ज्ड होता है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर है आपका ब्लैक नेशनलिज्म। तो ब्लैक नेशनलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक नेशनलिज्म को आप ध्यान में रखेंगे। ब्लैक नेशनलिज्म को पॉपुलराइज्ड किसने किया था? मार्कस गार्वे और मैल्कोम एक्स। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको याद रखना। तो ब्लैक नेशनलिज्म को किसने पॉपुलराइज्ड किया था? मार्कस गार्वे और मैल्कोम एक्स ने, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लैक नेशनलिज्म है वो है क्या? ब्लैक नेशनलिज्म इस बात पर बल देता है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, काले लोग होते हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी कंट्री में, जो काले लोग होते हैं वो खुद को हीन समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है उनके अंदर एक चेतना जगाना चाहता है कि नहीं, आप लोग हीन नहीं हैं, ठीक है, काला होने से कुछ नहीं होता है। तो ब्लैक कॉन्सियसनेस उनके अंदर, जो काले लोग हैं उनके अंदर एक चेतना जगाना चाहता है, ठीक है। उनके अंदर एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड वो जगाना चाहता है, ब्लैक नेशनलिज्म, ठीक है, कि आप अपने राष्ट्र पर गर्व कीजिए, आप अपने ऊपर गर्व कीजिए, ठीक है। तो यही है ब्लैक नेशनलिज्म। मैल्कोम एक्स ने इसको पॉपुलराइज्ड किया, ठीक है। फोकस ऑन एम्पावरमेंट ब्लैक कम्युनिटीज़ एंड पीपल। तो ये ब्लैक कम्युनिटीज़ और ब्लैक पीपल के एम्पावरमेंट पर फोकस करता है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इट एरोज विद इन द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी इन द US, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। तो ये इन कंट्रीज़ में जो है इसका उदय होता है ब्लैक नेशनलिज्म का, ठीक है, ये नाम आप याद रखना। देखिए, इसके बाद है पैन नेशनलिज्म। पैन नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? पैन मीन्स होता है ऑल एंड एवरी, ठीक है। पैन के अंदर की सब कुछ, हर कोई आ जाए। जैसे कि इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है पैन नेशनलिज्म से? पैन अमेरिकनिज्म, जो कि आपको पता होगा
नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, उसको उन सबको मिलाकर एक कंट्री बना दी जाए। जितने भी अमेरिकन पीपल हैं वो सब एक ही कंट्री में आ जाएं। जो कोलंबिया, वेनेजुएला, ये कोई कंट्री अलग अलग ना हो, सब अमेरिका में समा जाएं, ठीक है। तो ये हो गया पैन अमेरिकानिज्म। पैन अफ्रीकानिज्म, जितना भी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है, वो सारा का सारा सिर्फ एक कंट्री बन जाए, अफ्रीका, ठीक है, कोई उसके अंदर और कंट्री ना रहे, मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह कोई कंट्री ना रहे। तो सबको वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी एक कम्युनिटी है ना, कहीं भी हो वो, उनको वो एक ही उसके अंदर समा लेना चाहते हैं। तो यही है पैन नेशनलिज्म का क्या विचार, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। तो अब तक हमने समझा कि टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुल 9 प्रकार के नेशनलिज्म को समझा, ठीक है। आप अपने नोट्स ज़रूर बनाना। तो अभी हम देखते हैं कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में क्या अंतर होता है, ठीक है। यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, आप समझते हैं ना कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ पर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, वो हो गया यूरोपियन नेशनलिज्म। और इससे अलग यानी कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ठीक है, और बाकी के जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो वो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, यूरोपियन नेशनलिज्म, तो इसका जो शुरुआत है वो 1648 की वेस्टफीलिया संधि के साथ होती है, ठीक है। आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ वेस्टफीलिया संधि, बस आपको इसको क्या याद रखना है कि वेस्टफीलिया की जो संधि थी वो 1648 में हुई थी। क्योंकि क्वेश्चंस ना आप देखेंगे नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर में देखना बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं कि आपको मैच करने के लिए कहते हैं कि ये किससे मैच है, ठीक है। बहुत एकदम आ जाएगा कि वेस्टफीलिया संधि और एक तरफ ईयर होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि वेस्टफीलिया संधि 1648 ही आता है, ठीक है। रिपीट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो नेट का एग्जाम है, तो इसीलिए आप पीवाईक्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उसको तो आप लर्न कर ले, रट ले पीवाईक्यू को। जैसे कि सपोज कीजिए कोई पेपर है ना, कोई से ईयर का, उसे आप पूरा एनालिसिस कीजिए, बैठकर 100 के 100 सारे क्वेश्चन कीजिए, और उसमें देखिए कि अच्छा ये तो मुझे याद है, ये तो मैं भूल ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो मैं कर ही लूँगा। तो उसको मत छेड़िए, वो हमने पढ़ लिया एक बार, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए जो आपने पहली बार पढ़ी हैं और आपको लगता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैं भूल जाऊंगा, उनको आप हाईलाइट कर लो पूरे पेपर में। एक पीवाईक्यू की जो बुक आती है ना, ठीक है, उसमें आप हाईलाइट कर लो हर पेपर में कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, और बार बार फिर उनको रिवाइज करो वो हाईलाइटेड पोर्शन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट करते हैं यहाँ पर। आपको एक भी पॉइंट पता है ना, तो आप एक राइट आंसर पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू पर आप फोकस करें ज़्यादा, ठीक है। देखिए, तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं यूरोपियन नेशनलिज्म को, कि यूरोपियन नेशनलिज्म में क्या है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत वेस्टफीलिया संधि से होती है। सबसे पहले हम इंग्लैंड में जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावनाएं, उसको समझते हैं। नेशनलिज्म इन इंग्लैंड, ठीक है। देखिए मॉडर्न नेशनलिज्म ऑक्वर्ड इन द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में बेसिकली राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड है, इंग्लिश यूनियनिज्म। जितने भी इंग्लिश पीपल है ना, उनकी एकता से ये रिलेटेड है, इंग्लैंड का जो राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो इसमें एक कल्चरल यूनिटी होती है ऑफ इंग्लिश पीपल की कल्चरल यूनिटी होती है, इस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो आपका इंग्लैंड का नेशनलिज्म है बेसिकली, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा था वो जॉन लॉक का याद रहा, मतलब योगदान रहा था, इसको आप याद रखना, ठीक है, कि जॉन लॉक का योगदान रहा था ब्रिटिश नेशनलिज्म में। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रांस भी एक यूरोप की कंट्री है ना, तो नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं, सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है रूसो का। बस आपको इतना याद रखना है कि रूसो हैड प्रिपेयर्ड द सोइल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। तो रूसो ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने एक सोइल यानी कि एक ग्राउंड तैयार किया था फ्रांस में राष्ट्रवाद का, ठीक है। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर कि रूसो जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रूसो ने पॉपुलर सॉवरेनिटी और जनरल विल का आइडिया दिया था। जब हम रूसो पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर्स में, तो ये आइडिया क्या है हम इनको डीपली जाकर समझेंगे, ठीक है। लेकिन बस अभी आपको इतना याद रखना है कि रूसो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, पॉपुलर सॉवरेनिटी, और एक जनरल विल का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग में ही आपसे पूछेंगे कि अच्छा रूसो है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो आप लगा देना रूसो। इतना ही तो यहाँ पर जानना है बस, ठीक है। थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो,
ठीक है, ये अप्रोच आप अपनी रखिए। पीएचडी करने नहीं बैठना है हमें, ठीक है। देखिए, तो नेशनलिज्म इन फ्रांस हम देख रहे हैं। मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, उसी से स्टार्ट हुआ था। फ्रांस की क्रांति किसके एफर्ट से हुई थी? रूसो के एफर्ट से हुई थी, ठीक है। दैट इज़ वाई रूसो नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म, जो कि हम पहले भी देखे हैं, रूसो को फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म भी कहा जाता है या जाना जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं नेशनलिज्म इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद, ठीक है। तो जर्मनी तो आपको पता ही होगा, हिटलर वगैरह वहाँ पर थे, ठीक है। तो देखिए, बेस्ड ऑन जर्मन रेस इज सुपीरियर। तो जो जर्मनी का राष्ट्रवाद है वो किस पर बेस्ड था? कि वो जर्मन जो रेस है ना, जर्मन जो प्रजाति है वो सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। फोकस ऑन यूनिटी ऑफ जर्मन्स, वो जर्मन्स की यूनिटी पर फोकस करता है। और इसको लीड किया था ओटो वॉन बिस्मार्क ने, ये नाम आप याद रखेंगे। जो जर्मनी का नेशनलिज्म है इसको किसने लीड किया था? ओटो वॉन बिस्मार्क ने लीड किया था, ठीक है। इसको रोमांटिक नेशनलिज्म के रूप में भी ये जाना जाता है। और ये भी मेनली पैन जर्मनिज्म पर फोकस करता है। पैन वर्ड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जर्मनी के जितने भी पीपल हैं जो सुपीरियर कास्ट के हैं, ठीक है, उसको एक करने पर फोकस करता है। तो जब 1930 में हिटलर जो है यहाँ पर जर्मनी में पावर में आते हैं, ठीक है, और हिटलर का जो नेशनलिज्म है वो फोकस करता है किस चीज़ पर? तो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकालना, किनको? जो कि ज्यूज, पॉल्स, रोमानी, ये सारे जो पीपल है ना इस प्रजाति के, इनको जर्मनी से ये बाहर निकाल देना चाहते हैं। क्योंकि ये जर्मन जो एक यहाँ पर क्या है यहाँ पर, एक मिनट, जो जर्मन है ना यहाँ पर वो सिर्फ उसी को रखना चाहते हैं। ये यहाँ पर हिटलर जो है बहुत ज़्यादा रेस, प्रजाति पर बल देते थे, ठीक है। इसीलिए सिर्फ ये उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखिए, जर्मन रेस को ही ये सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, हिटलर। तो उन्हीं को रखना चाहते हैं। और ये जितने भी अदर कास्ट के लोग हैं ना, ये जीव्स, पॉल्स, रोमानी, इनको ये बाहर निकाल देना चाहते हैं जर्मनी से। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो जर्मन नेशनलिज्म है वाज एथनिक एंड कंजर्वेटिव टाइप ऑफ नेशनलिज्म। ये एक एथनिक यानी कि जातीयता पर आधारित और कंजर्वेटिव संकीर्ण टाइप का एक राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनलिज्म इन जर्मनी। अभी हमने क्या देखा? मेनली हमने तीन जो एक बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जर्मनी और आपका इंग्लैंड, ठीक है, और फ्रांस, ये बड़ी बड़ी कंट्री हमने जो यूरोप की हैं उसमें देखा कि राष्ट्रवाद में किसका क्या योगदान था। तो हमारा यूरोपियन नेशनलिज्म हुआ। अभी हम फोकस करेंगे नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म पर, ठीक है। लाइक एशिया के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कैसे आई एशिया अफ्रीका में, ठीक है। तो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, देखिए, नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म जो है फ्रेंड्स, ये भी बेस्ड है यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म पर, ठीक है। जो यूरोपियन मॉडल अभी हमने देखा नेशनलिज्म का, ये नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म भी उसी पर बेस्ड है। इसीलिए जो पार्थ चटर्जी हैं उन्होंने नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म को डेरिवेटिव नेशनलिज्म कहकर इसको जो है डिस्क्राइब किया है। डेरिवेटिव नेशनलिज्म का मतलब क्या है? उधार का राष्ट्रवाद, ठीक है, किसी से मांग लेना कि आपने तो ये यूरोप कंट्री से, यूरोप कॉन्टिनेंट से मांगा है, ठीक है। ये डेरिवेटिव नेशनलिज्म है। किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं पार्थ चटर्जी? डेरिवेटिव नेशनलिज्म नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के लिए, ठीक है, कि आपका अपना खुद का कुछ विचार नहीं है, आपने तो ये उधार में लिया है, ठीक है। फिर बस आपको इतना याद रखना है कि पार्थ चटर्जी ने ही ये आइडिया दिया था डेरिवेटिव नेशनलिज्म का। फिर आपके एंडरसन है, एंडरसन डिस्क्राइब करते हैं नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म को मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म कहकर, ठीक है। मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म किसने कहा है? एंडरसन ने कहा है, बस इतना याद रखना है। तो जो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म है वो 20th सेंचुरी के मिड में डेवलप्ड होता है, ठीक है। जो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म है आपका, ये इमर्ज्ड होता है कब? ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जब हम अपने उपनिवेश के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, आंदोलन चल रहे होते हैं, तभी तो हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगी थी ना, तो ये तब इमर्ज्ड होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। कोर थीम क्या है इसकी? नेशनल लिबरेशन, राष्ट्रीयता, उदारवादी, है ना। तो ये नेशन बिल्डिंग पर फोकस करता है। आप यहाँ पर याद रखेंगे जो श्री अरबिंदो थे फ्रेंड्स, श्री अरबिंदो, ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पर फोकस करते थे। बस आपको यहाँ पर ये टर्म याद रखना है कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का जो टर्म है किससे रिलेटेड है, किसने दिया है, कौन इसके बारे में बात करता है? श्री अरबिंदो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है कि थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, सिलेबस कवर करने पर फोकस करना, ठीक है, जितना हो सके आप।
ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ पर ये अतुल कोहली हैं, बस अतुल कोहली की यहाँ पर आप इस बुक को याद रखना। अतुल कोहली की बुक का नाम है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेरिफेरी, जिसमें इन्होंने भारत, नाइजीरिया, ब्राज़ील, कोरिया का एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, ये बुक आप याद रख लेना, अतुल कोहली की है। तो यहाँ पर हमने समझा कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म क्या है, इसको और अच्छे से जो हमारा हिंदी का कंटेंट है ना, इसमें अंतर क्या है, तो वहाँ हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस इनके नोट्स आप बना लेना। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, सब नोट्स ज़रूर बना लेना। देखिए, तो अब हम देखेंगे कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उससे रिलेटेड की थिंकर्स कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको क्लास को देखना है। ठीक है, थकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो की थिंकर्स कौन है नेशनलिज्म के। देखिए, सबसे पहले है बेनेडिक्ट एंडरसन। तो बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटी। इमेजिन्ड कम्युनिटी, इसका पूरा नाम आपको याद रखना होगा, रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो कि 1983 में ये पब्लिश हुई थी। तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन्ड कम्युनिटी का आइडिया दिया, इनकी बुक है ये। ठीक है, और आइडिया भी दिया, कॉन्सेप्ट भी दिया इन्होंने इमेजिन कम्युनिटी का। क्या है, क्या था, ये देखते हैं। एंडरसन आर्ग्यू दैट नेशंस आर नथिंग बट इमेजिनेशन। एंडरसन का ऐसा मानना था कि जो नेशंस है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। नेशन, राष्ट्र कुछ नहीं होता है, वो आपकी एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, ऐसा मानना था एंडरसन का। ठीक है, देखिए, एंडरसन फर्दर आर्ग्यूड दैट क्रिएशन ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म। इनका ऐसा मानना है कि जो इमेजिन्ड कम्युनिटी का एक आइडिया है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रिंट कैपिटलिज्म के द्वारा इसका निर्माण हो पाया है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, इमेजिन्ड कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक है, इनके ये की वर्क हैं, वर्क्स का मतलब बुक ही होता है। ठीक है, तो इनके की वर्क क्या हैं, जावा इन ए टाइम ऑफ रेवोल्यूशन 1972 में, द स्पेक्टर ऑफ कंपैरिजन 1998 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट्स बना लेना। दूसरे की थिंकर है नेशनलिज्म के एरिक होब्सबॉम। तो एरिक होब्सबॉम की बुक का नाम है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, एरिक हॉब्सबॉम ने, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशंस हैं वो इन्वेंटेड ट्रेडिशन है, जो राष्ट्र है उसकी खोज की गई है। इस राष्ट्र नामक जो विचार है ना, इसकी खोज की है। खोज किसने की है, जो समाज में पढ़े लिखे एलिट लोग हैं, उन्होंने इसकी खोज की है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, ऐसा इनका मानना है एरिक हॉब्सबॉम का। ठीक है, तो इनका ये भी मानना है कि जो नेशन और नेशनलिज्म है ना, ये प्रोडक्ट हैं सोशल इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के ये प्रोडक्ट हैं, नेशन और नेशनलिज्म। जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, एलिट वर्ग है, वो अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इसका आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है। ठीक है, नेशन और नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स का। तो एरिक होब्सबॉम, देखिए, ही आल्सो आर्ग्यू डैट नेशनलिज्म हैज़ क्रिएटेड नेशन एंड नॉट द वाइस वर्सा। ठीक है, जिसमें ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्र को बनाया है, ना कि राष्ट्र ने राष्ट्रवाद को बनाया है। तो ये इनकी कोटेशन है, आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके कीवर्ड हैं, जो कीवर्ड है इनके, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री ऑफ एम्पायर। अगर इन सब में आप मुझसे पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस, जो कि 1780 में पब्लिश हुई थी। ये PYQ आई मीन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो अभी हमने किसके बारे में देखा, एरिक होब्सबॉम के बारे में हमने देखा। इनकी ये फेमस बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 में, जो कि पब्लिश हुई थी। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए, तीसरे थिंकर हैं हमारे अर्नेस्ट गैलनर। अर्नेस्ट गैलनर ने कॉन्सेप्ट दिया था हाई कल्चर का। तो हाई कल्चर में इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशनलिज्म इज़ नथिंग बट इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर ऑन सोसाइटी। तो अर्नेस्ट गैलनर ऐसा कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद है, वो कुछ भी नहीं है, बस समाज के ऊपर जो हाई कल्चर है ना, उसका इम्पोजिशन है, आपने समाज के ऊपर हाई कल्चर को डाल दिया है। ठीक है, तो हाई कल्चर वही है, एक शेयर्ड कल्चर है, जब आप अपने कल्चर को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कॉमन चीज़ों में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ याद रखना कि हाई कल्चर अर्नेस्ट गैलनर ने दिया था। इनका की वर्क है अर्नेस्ट गैलनर का नेशन एंड नेशनलिज्म, जो कि 1983 में पब्लिश हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ही आर्ग्यू डैट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंस्टेड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी शेयर्ड कल्चर बिकेम इम्पोर्टेंट, सो शेयर्ड कल्चर इज़ हाई कल्चर। तो हाई कल्चर के बारे में यही बता
चाहते हैं कि जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, यहाँ पर शेयर्ड कल्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ना कि कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, और जो शेयर्ड कल्चर होता है वही आपका हाई कल्चर है। इनके की वर्क हैं नेशनलिज्म, कंडीशन ऑफ लिबर्टी, कंटेम्प्रेरी थॉट एंड पॉलिटिक्स। ये आप नोट्स बना लेना आपने। फिर अगले थिंकर हैं आपके पार्थ चटर्जी। तो पार्थ चटर्जी हमने देखा था, इन्होंने, इनका की कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेटिव नेशनलिज्म। इन्होंने नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म को उधार का राष्ट्रवाद बताया है। ठीक है, डेरिवेटिव नेशनलिज्म कहा है। तो ये इनके की वर्क हैं, नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। ठीक है, लीनिएज ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टडीज इन पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। तो ये आप नोट्स बना लेना, ये पार्थ चटर्जी के की वर्क यानी कि इनकी बुक्स हैं। अगले थिंकर हैं आपके पॉल आर ब्रास। जो पॉल आर ब्रास हैं, इनके जो की वर्क है वो है एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, थ्योरी एंड कंपैरिजन, जो कि 1991 में पब्लिश हुई थी। और इन्होंने इसी बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया था इंस्ट्रूमेंटलिज्म का, इंस्ट्रूमेंटलिज्म। तो इसमें पॉल आर ब्रास ये कहते हैं कि जो नेशन है या राष्ट्रवाद है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। समाज में जो पढ़े लिखे या एलीट लोग हैं ना, पावरफुल लोग हैं, वो नेशन को एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र की तरह अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। पॉल आर ब्रास का ऐसा मानना है। ये इनकी बुक है, फेमस बुक, आप याद रखेंगे। अगले थिंकर हैं हमारे एंटोनी डी स्मिथ। एंटोनी डी स्मिथ, तो इनकी बुक का नाम है द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। एंटोनी डी स्मिथ, हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इन डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविक एंड एथनिक टाइप्स ऑफ नेशंस। एंटोनी डी स्मिथ ने सिविक और एथनिक नेशंस, टाइप ऑफ नेशंस के बीच में क्या किया है, डिस्टिंक्शन, अंतर किया है। ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ही आर्ग्यूड दैट नेशंस हैव प्री मॉडर्न ओरिजिन्स। तो एंटोनी डी स्मिथ का ऐसा मानना है कि राष्ट्र जो है एक मॉडर्न नेशन नहीं है, मतलब आधुनिक अवधारणा नहीं है, ये तो प्री मॉडर्न, इनका तो मॉडर्न अवधारणा से पहले में ओरिजिन हो चुका था, बहुत पहले से इनका उदय हो चुका है। तो ऐसा एंटोनी डी स्मिथ का मानना है। और इनके ये कीवर्ड हैं, आप याद रखना, थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, द एथनिक रिवाइवल, नेशंस एंड नेशनलिज्म इन ए ग्लोबल एरा, द कल्चरल फाउंडेशन ऑफ द नेशंस। ठीक है, ये इनके कीवर्ड हैं, देख लेना आप। अगले थिंकर है हमारे टॉम नैरन। टॉम नैरन इंस्पायर्ड फ्रॉम डिपेंडेंसी थ्योरी थिंकर्स। देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में कवर की थी ना, डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी से आपके कौन जुड़े थे, एंड्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन, रॉल प्रेबिस। ठीक है, तो जो टॉम नैरन है ना, वे इन थिंकर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, प्रभावित हैं। टॉम नैरन की बुक का नाम है द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन, क्राइसिस एंड न्यू नेशनलिज्म, 1977 में पब्लिश हुई। ठीक है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइवन डेवलपमेंट। तो टॉम नैरन ने अनइवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा, अनइवन डेवलपमेंट में ये कहते हैं कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, यहाँ पर जो पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट है, पूंजीवाद का जो विचार है, इसने सिर्फ यूरोपियन कंट्री को ही लाभ पहुँचाया है, जबकि एशिया और अफ्रीका की कंट्री वो तो आज भी पिछड़ी हुई हैं। इसीलिए इसने एक अनइवन डेवलपमेंट किया है। ठीक है, एक भेदभाव वाला विकास किया है, समानता नहीं है, यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन्होंने अनइवन डेवलपमेंट कहा, टॉम नैरन ने। अगले थिंकर हैं हमारे मैल्कोम एक्स। आपको पता ही होगा कि मैल्कोम एक्स जो है ब्लैक नेशनलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये ब्लैक रेवोल्यूशन की बात भी करते हैं, क्रांति की बात भी करते हैं। इनकी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ याद रखना, प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। द एंड ऑफ वाइट वर्ल्ड सुप्रीमेसी, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये मैल्कोम एक्स की बुक है। अगले थिंकर है हमारे मार्कस गार्वे। मार्कस, हम जान चुके हैं ना पहले ही कि ब्लैक नेशनलिज्म क्या होता है, जो काले लोग हैं उनमें एक प्राइड की भावना को जगाना। ठीक है, कि आप अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप अपने राष्ट्र पर गर्व कीजिए। ठीक है, वही ब्लैक नेशनलिज्म है। तो अगले थिंकर हमारे मार्कस गार्वे। मार्कस गार्वे जो है की फाउंडर हैं ब्लैक नेशनलिज्म के, आप याद रखेंगे, ये भी ब्लैक नेशनलिज्म के की फाउंडर हैं मार्कस गार्वे। ये ब्लैक कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना। ठीक है, आपके अंदर चेतना जगाना कि आप अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ठीक है, सर्व नहीं, आप श्रेष्ठ हैं। तो ब्लैक कॉन्सियसनेस पर इन्होंने बल दिया था मार्कस गार्वे ने। ठीक है, ये इनकी, देखिए, मार्कस गार्वे के ये कुछ बुक के नाम हैं, द ट्रेजेडी ऑफ वाइट इनजस्टिस, इमेंसिपेशन ऑफ मेंटल स्लेवरी, मैसेज ऑफ द पीपल, ये इनकी बुक के नाम है, आप याद रखना। अगले थिंकर हैं हमारे फ्रेडरिक मेनिक। ठीक है, ये नॉन फॉर द हिस्टोरिसिज्म और पॉलिटिकल नेशनलिज्म, ये हिस्टोरिसिज्म और पॉलिटिकल नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। जो फ्रेडरिक मेनिक मेनिक है ना, ठीक है, जो भी इनका नाम है, जो भी आप प्रोनाउन क्या, सॉरी, जो भी आप इनको बोलो। ठीक है, तो
देखिए इन्होंने जो है नेशंस को क्लासिफाइड किया है दो प्रकारों में, फ्रेडरिक मेनिक ने, ठीक है। एक पॉलिटिकल नेशन, दूसरे कल्चरल नेशन। तो पॉलिटिकल नेशन में इन्होंने ग्रीक, जर्मन, रशियन, इंग्लिश, आयरिश इन सब को रखा है, और कल्चरल नेशन में इन्होंने यूके, यूएसए और फ्रांस को रखा है, ठीक है, इन्होंने फ्रेडरिक ने। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे की थिंकर्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं नेशनलिज्म के, ठीक है। एक बार हम उसको और देख लेते हैं, जो सर की बुक है ना, राजेश मिश्रा सर की बुक, उसमें कितना दिया गया है, क्या कंटेंट है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें कंटेंट। देखिए ये 2 पेज में कंटेंट है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ती हैं अलग से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नोट्स है ना, नोट्स के द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कंसोलिडेट किया गया है। सर की बुक में सिर्फ इतना है, राजेश मिश्रा सर की बुक में ये 2 पेज, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, ताकि आप हिंदी में भी अपना कुछ कर सकें अगर आपको वहाँ समझ नहीं आता है। वैसे समझना कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो मैं टर्म आपको बता रही हूँ ना, कि ये टर्म किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, बस आपको वही याद रखना है, उनकी बुक के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए पीएचडी करके फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए आपको बस अपने नोट्स बनाना है, बार बार उनको देखना है, इतना ही तो करना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में लगे रहेंगे तो फिर खैर आप देखें, ठीक है। तो देखिए ये हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, बता चुकी हूँ मैं पहले ही, एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विचार है, ठीक है। देखिए सांस्कृतिक अवधारणा, कल्चरल नेशनलिज्म। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि गॉटफ्रेड हर्डर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक हैं। फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कौन है, गॉटफ्रेड हर्डर हैं, ठीक है। ये एंथनी स्मिथ की बुक का नाम है द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस 1986, ठीक है। राष्ट्र का विचार सांस्कृतिक विरासत और भाषा में विद्यमान होता है, ऐसा इन्होंने कहा है एंथनी स्मिथ ने, ठीक है। देखिए राष्ट्रवाद की राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक राष्ट्रवाद के पिता रूसो हैं। अर्नेस्ट गैलनर, नेशंस एंड नेशनलिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, 1983 में पब्लिश हुई थी। तो ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने कहा है कि राष्ट्र का विचार औद्योगिकरण का परिणाम है, अतः राष्ट्रवाद का विचार ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं खुद से भी वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो एरिक होब्सबॉम ने कहा, ये एरिक होब्सबॉम हमने देखे थे ना, इन्वेंटेड ट्रेडिशन था इनका। इन्होंने कहा था कि राष्ट्र एक खोजी गई या अन्वेषित धारणा है, ठीक है, कि राष्ट्र को खोजा गया है, अतः राष्ट्रवाद का संबंध संस्कृति अथवा भाषा से नहीं है। इनकी रचना नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बेंडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ना, इमेजिन कम्युनिटी इन्होंने दिया था, ठीक है। अगर आपको पढ़ने की बहुत इच्छा है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद, उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद, पार्थ चटर्जी ने एंडरसन के कल्पित समुदाय के विचार का खंडन किया। इनके अनुसार एशियाई एवं अफ्रीकी देशों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की धारणा थोप दी गई है, हम देख चुके हैं। पार्थ चटर्जी ने डेरिवेटिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, यही तो कह रहे हैं कि एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र देशों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की धारणा को थोप दिया गया है। इन देशों ने अपना विचार अपनाने के बजाय यूरोपीय राष्ट्र के विचार को अपना लिया, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक, ये इनकी बुक हम देख चुके हैं, ठीक है। देखिए यूरोपीय एवं गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूरोपीय और जो गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद है उसमें अंतर क्या है। देखिए राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में आत्मनिर्धारण से उत्पन्न हुआ, जबकि एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का विचार साम्राज्यवाद के विरोध एवं स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विचार है वो कैसे आया, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, वो लोग व्यापार को, अपने लाभ को बढ़ाना चाहते थे, है ना। यहाँ पर एक टर्म सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण की भावना से वहाँ पर उत्पन्न हुआ, वहाँ पर लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन जैसे कि हमारा एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो उपनिवेश थे ना, तो इन्होंने साम्राज्यवाद के विरोध के लिए, उपनिवेशवाद के विरोध के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाए, तो यहाँ पर इस रूप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है। देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार वेस्टफीलिया संधि 1648 से माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्र में राष्ट्रवाद का आधार दिखाई देता है, जबकि गैर यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ, ठीक है। अर्जेंटीना के मार्क्सवादी ने क्यूबा एवं दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रवाद को मार्क्सवाद से मिला दिया, ठीक है। यूरोप में मैजिनी
ने लैटिन अमेरिका में उदारवाद राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया, जबकि फ्रांसीसी सैनिक निकोलस चौविन ने प्रजातीय राष्ट्रवाद का आधार रखा। हम देख चुके हैं, तो प्रजातीय राष्ट्रवाद का आधार किसने रखा? निकोलस चौविन ने। ठीक है, जिसे हिटलर मुसोलिनी ने प्रभावी बनाया, जिसे विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है, जिसे विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। जबकि एशियाई अफ्रीका में राष्ट्रवाद का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि विश्व में राष्ट्रवाद का बढ़ता प्रभाव। देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ पुनः बढ़ रही हैं, है ना। कैसे? ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पुनः राष्ट्रवादी नीतियां अपनाई जा रही हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात तथा समाजवाद के कमजोर पड़ने के साथ राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है। यह संयोग का विषय है कि एक ओर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है कंप्लीट। आपको क्लास कैसे लगी, आपने अपने नोट्स बनाए या नहीं, ठीक है, कितना आपको समझ में आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।